8 मार्च 2014 वक्त 12:42 मलेशियन एयरलाइन का त्यारा कोलालमपुर से बीजिंग चाइना की तरफ परवाज करता है। बोइंग 777 जिसको MH370 कहते थे, जिसमें 227 पैसेंजर, 10 फ्लाइट अटेंडेंट और 2 पायलट सवार थे। फरूक हमीद जो फर्स्ट फ्लाइट ऑफिसर था और उसका साथी जहीर अहमद शाह था जो एक सीनियर पायलट था। टेक ऑफ करते ही जहाज ने अपनी डायरेक्शन साउथ चाइना सी की तरफ कर दी और ठीक 20 मिनट बाद यानी कि रात 1:09 पर जहाज में लगे क्रॉसपॉन्डर ने अपनी मौजूदा लोकेशन कोलालमपुर एयर ट्रैफिक टावर को भेज दी। ये क्रॉसपॉन्डर एक ऑटोमेटिक सिस्टम पे चलता है जो कुछ देर बाद अपनी मौजूदा लोकेशन अपने नज़दीक के रडार को सेंड करता है। अभी तक तो सब प्लान के मुताबिक चल रहा था। इसके ठीक 10 मिनट बाद यानी कि रात 1:19 पर MH370 मलेशियन एयर स्पेस से निकलकर वियतनाम की एयर स्पेस में दाखिल होता है। जैसे ही वो वियतनाम की एयर स्पेस में दाखिल होता है तो MH370 के सीनियर पायलट जहीर अहमद शाह ने अपना आखिरी पैगाम ये दिया। Malaysian 370, contact Ho Chi Minh 120.9. Good night. Good night, Malaysian 370. होता यूं है कि जब तक प्लेन अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच जाता, वो अपने रास्ते में किसी भी एयरपोर्ट के एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से राब्ते में रहता है और यहाँ भी कुछ ऐसा ही होना था। लेकिन अपने मैसेज के 3 मिनट बाद यानी कि रात 1:21 पर MH370 अचानक रडार से गायब हो गया। अब MH370 ना ही वियतनाम और ना ही मलेशियन रडार पर था। जब वियतनामी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने यह देखा कि MH370 अचानक से गायब हो गया तो उनको ये चीज़ गलत लगी। उन्होंने फ़ौरन कैप्टन से खैरियत दरियाफ्त करने के लिए रब्ता किया तो आगे से कोई रिस्पांस नहीं आया। अगले 20 मिनट तक वियतनामी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने MH370 से रब्ता करने की कोशिश की, लेकिन जब रब्ता ना हो पाया तो उन्होंने मलेशियन एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से रब्ता किया, उनको सारी सिचुएशन से आगाह किया। अब नॉर्मली इस सिचुएशन में 1 घंटे में रेस्क्यू टीम को इन्फॉर्म करना होता है, लेकिन मलेशियन एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने 4 घंटे बाद रेस्क्यू डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सुबह के 6:15 हो चुके थे और ये वो टाइम था जब MH370 को बीजिंग में लैंड करना था। उम्मीद ये थी कि शायद जहाज़ अपने वक्त पर लैंड कर जाए, लेकिन वहाँ से कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आया। खैर सुबह के 6:32 पर जहाँ से प्लेन गायब हुआ वहाँ सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया, जिसमें 7 कंट्रीज़ के 34 शिप्स और 28 एयरक्राफ्ट ने हिस्सा लिया, जिन्होंने गल्फ ऑफ थाईलैंड और साउथ चाइना सी के ऊपर सर्चिंग की। लेकिन बदकिस्मती से वहाँ से प्लेन का नामो निशान नहीं मिला। इस वक्त पूरी दुनिया को पता चल चुका था प्लेन का अचानक गायब होना वाकई किसी को हजम नहीं हो रहा था। अगर वो इस एरिया में कहीं क्रैश हो जाए तो उसका कोई ना कोई चीज़ ज़रूर मिलती। अगले 5 दिन तक ये ऑपरेशन चलता रहा, लेकिन कोई अच्छी खबर नहीं मिली। लेकिन 4 दिन बाद एक ऐसी खबर पता चली जिसने सबको हिला कर रख दिया। प्लेन जब सिविलियन रडार से गायब हुआ तो वो मलेशिया की एक फ़ौजी रडार पर अगले 1 घंटे तक शो होता रहा। सिविलियन रडार से गायब होने के बाद जहाज़ ने चंद मिनट राइट जाने की कोशिश की, फिर यू टर्न लेकर वापस मलेशिया की तरफ चला गया। पूरे 31 मिनट बाद जहाज़ ने मलेशिया के शहर पीनांग को क्रॉस किया और मलाक्का स्टेट की तरफ चला गया। जहाँ तक फौजी रडार की रेंज थी, प्लेन को आखिरी बार इंडियन ओशन के ऊपर डिटेक्ट किया। इस वक्त 2:22 हो गए थे। इसके बाद MH370 ना ही किसी फौजी रडार पर शो हुआ और ना ही किसी सिविलियन पर। कुछ दिनों बाद एक ऐसी बात पता चली जिसने फिर सारी सिचुएशन को चेंज कर दिया। जब MH370 फौजी रडार पर शो होना बंद हुआ, लेकिन वो बोइंग की सैटेलाइट जिसका नाम इस्मार है उससे मुसलसल राब्ते में था। एक्सपर्ट ने कम्प्लेक्स कैलकुलेशन करने के बाद बताया कि प्लेन जब फौजी रडार पर जिस जगह गायब हुआ उसके बाद प्लेन ने एक टर्न लिया और उसके बाद मुसलसल 5 घंटे प्लेन इंडियन ओशन पे फ्लाई करता रहा। सुबह के 8:19 पर आखिरी बार प्लेन से कनेक्शन बनाने की कोशिश की और ये MH370 की तरफ से मिलने वाला सबसे आखिरी सिग्नल था। इसके बाद ना ही प्लेन किसी सैटेलाइट से कनेक्ट हुआ और ना ही किसी रडार पर शो हुआ। यानी जिस वक्त रेस्क्यू टीम पहली बार जहाज़ को सर्च कर रही थी, असल में जहाज़ इस वक्त फ्लाई कर रहा था, लेकिन इसकी लोकेशन वहाँ से बहुत दूर थी।
ایکسپرٹ اور انویسٹیگیشن ٹیم کا ماننا ہے کہ آسٹریلیا سے 2000 کلومیٹر ویسٹ میں انڈین اوشن کے اس کرو اسپاٹ پر جہاز کا سیٹلائٹ سے رابطہ ختم ہوا، یعنی کوالالمپور سے ٹیک آف کرنے کے بعد اس کرو پوائنٹ تک پہنچنے میں جہاز کو 8 گھنٹے لگے، اور جہاز میں فیول بھی اتنا تھا، اور اس بات کے کافی زیادہ امکان ہے کہ MH370 اس کرو پوائنٹ پر کریش ہوا۔ انڈین اوشن کا یہ کرو پوائنٹ کافی وسیع ہے اور یہاں ڈیپ سرچ آپریشن شروع کیا گیا۔ ڈیپ سرچ آپریشن اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ جب تک بلیک باکس نہیں ملے گا تو تب تک یہ نہیں پتہ چلے گا کہ کریش ہونے سے پہلے پلین میں آخر کیا ہوا۔ کئی مہینے کئی سال یہاں آپریشن چلتا رہا لیکن پلین کا سراغ نہیں مل سکا۔ 3 سال بعد یہ ڈیپ سرچ آپریشن آخر کار ختم کر دیا گیا۔